बहुत सारी स्टोरीज मैंने आपको बताई हैं, बहुत सारे किस्से मैंने आपको आज तक सुनाए हैं, सॉल्व भी अनसॉल्व भी। लेकिन जो आज मैं आपको स्टोरी बताने वाला हूं, जो सच्ची घटना मैं आज आपको बताने वाला हूं, वो बहुत लंबे टाइम से चलती आ रही है और मैं कहूं तो आज भी चल रही है जिस टाइम पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। इससे ज्यादा बर्बाद केस मैंने आज तक नहीं देखा, इससे ज्यादा सेट हो चुकी पुलिस मैंने आज तक नहीं देखी। क्यों? आपको सब कुछ समझ आएगा, बट समझ मुझे ये नहीं आता कि आप लोग देख तो लेते हैं, बट लाइक बटन दबाने में क्या ही जाता है यार। क्लिक कर दीजिए और साथ ही सब्सक्राइब भी कर लें, कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि आने वाली वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। लेट्स डाइव इन। इस पूरी घटना को समझने के लिए हमें अमेरिका के ओहायो में बने हुए एक छोटे से शहर, छोटे से एक टाउन सर्कलविले में जाना पड़ेगा। और समय था सन 1976 यानी कि 1976 का। यहीं पर रहा करता था रॉन गिलेस्पी, उसकी पत्नी मैरी गिलेस्पी और उसका एक बेटा। तो अभी तक तो इनकी जिंदगी में सब कुछ बढ़िया चल रहा था। रॉन की अच्छी नौकरी, मैरी भी एक स्कूल में बस ड्राइवर का काम कर रही थी। वो सुबह उठती, अपना तैयार होकर स्कूल जाती, वहां से बस उठाती, अलग अलग बच्चों को अलग अलग जगहों से पिक करके वापस स्कूल छोड़ती और छुट्टी के टाइम पर वापस स्कूल से बच्चों को उठाकर उनके घरों पर छोड़कर वापस स्कूल में बस खड़ी करके अपनी गाड़ी उठाकर वापस अपने घर आती। तो 1976 में एक आम से दिन जैसे ही मैरी स्कूल से अपने घर पर लौटी तो उसने जैसे ही अपने दरवाजे खोलने की कोशिश करी तो उसने नोटिस किया कि उसके घर के दरवाजे के नीचे एक छोटा सा लेटर पड़ा हुआ है। तो उसने सोचा कि हो सकता है घर बंद था तो पीछे से कोई लेटर छोड़ गया होगा। उसने नीचे झुककर वो लेटर उठाया, वहीं पर बाहर खड़े खड़े ही उसने वो खोला लेटर और उसको पढ़ने लगी। लेकिन उसने नोटिस किया कि इस लेटर के ऊपर भेजने में मेरा एड्रेस तो पूरा लिखा हुआ है, बट किसने भेजा है, किस एड्रेस से भेजा है, ये किसी ने नहीं लिखा। आपने जब भी कोई कोरियर वगैरह भेजा होगा तो आप रिटर्न एड्रेस भी वापस लिखते हैं कि अगर ये कोरियर वहां पर ना पहुंचे तो वापस मेरे पास इस एड्रेस पर आ जाए। लेकिन इस लेटर के ऊपर ऐसा कोई भी एड्रेस नहीं लिखा हुआ था, बट उस लेटर के ऊपर सिर्फ यही लिखा हुआ था कि ये लेटर कोलंबस ओहायो से आया है। खैर, मैरी ने वो लेटर उठाकर उसे खोला, अंदर से वो पेपर निकाला और उसको पढ़ने लगी। उसको पढ़कर उसे बहुत ही ज्यादा हैरानी हुई। जी हां, उस लेटर के अंदर लिखा हुआ था कि मैरी, हमें पता है कि तुम्हारे स्कूल के सुपरिटेंडेंट के साथ एक अफेयर चल रहा है, तुम्हारा उसके साथ चक्कर चल रहा है। और अगर तुमने इस चक्कर को यही नहीं रोका, अगर तुमने इस अफेयर को यही नहीं रोका तो हम तुम्हारे पति को जाकर इसके बारे में बता देंगे। अगर फिर भी तुम नहीं मानी तो ध्यान रखना, हम तुम्हारे ऊपर नजर रख रहे हैं और तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो सकता है। तुम्हारा एक बच्चा भी है, उसके साथ भी कुछ गलत हो सकता है, तो तुम इस चीज को यहीं स्टॉप कर दो। तो जैसे ये चीज मैरी ने पढ़ी तो उसको समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या फंसड़ा है। नहीं, उसने तो आज तक अपने स्कूल के सुपरिटेंडेंट को देखा भी नहीं, तो उसके साथ उसका चक्कर कैसे चल गया और आखिर में लेटर भेजने वाला है कौन। मैरी अब उस टाइम पर बहुत ज्यादा डर चुकी थी, लेकिन उसने ज्यादा परेशानी इसलिए भी नहीं ली कि वो स्कूल से अभी थकी हारी वापस आई थी। उसने जस्ट वो लेटर वापस फोल्ड किया, उसी एनवलप में डाला, अपने घर के अंदर गई और ऐसे ही टेबल पर उस लेटर को रख दिया। अपना फ्रेश वगैरह होने के लिए वो बाथरूम में चली गई, लेकिन उसे फिर भी थोड़ा बहुत तो डर लग रहा था कि आखिर ये बंदा है कौन जिसने लेटर भेजा है। उस रात वो मन ही मन में उस लेटर के बारे में सोचती रही और ऐसे ही दिन निकलते रहे। जस्ट मैरी ने उस लेटर को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद जैसे ही एक दिन फिर से मैरी अपने स्कूल से घर लौटी तो उसको फिर से अपने घर के दरवाजे पर एक लेटर उसी तरीके से पड़ा हुआ दिखाई दिया। उसने फिर से वो लेटर उठाकर खोला, अभी भी उस लेटर के ऊपर भेजने वाले का कोई नाम और पता नहीं लिखा हुआ था, जस्ट यही लिखा हुआ था कि ये लेटर कोलंबस ओहायो से आया है। उसने फिर से उस लेटर को खोला और अब की बार तो उस लेटर के अंदर और भी ज्यादा धमकियां लिखी हुई थी। जी हां, उसमें लिखा हुआ था कि हमें पता चल गया है तुमने अभी तक भी अपना अफेयर नहीं तोड़ा है, उसको नहीं रोका है। ध्यान रहे, हम तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, हम तुम्हारे ऊपर 24 घंटे नजर बना के रखे हुए हैं और जितना हो सके जल्दी हो सके वो अफेयर खत्म कर दो, वरना तुम्हारे साथ जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम ही होगी। बट फिर से अब मैरी ने वो लेटर इग्नोर कर दिया, उसे जस्ट फोल्ड किया, अपने घर के अंदर गई, एक टेबल के दराज में रखा और अपना काम धंधे में लग गई। लेकिन जैसे उसने लेटर इग्नोर किया और उससे अगला दिन हुआ, सुबह सुबह जैसे ही रॉन और मैरी अपने घर में उठे, अपने बेटे को तैयार करके मैरी ने उसे अपने अलग स्कूल में भेजा। मैरी और रॉन अब घर में अकेले थे। रॉन जैसे ही घर से बाहर आया अपनी नौकरी पर जाने के लिए, उसने दरवाजा खोला तो फिर से सामने एक और लेटर पड़ा हुआ था। उसने मैरी की तरफ पीछे घूमकर देखा, उससे पूछने लगा कि क्या है तुम्हारा लेटर यहाँ पर पड़ा हुआ है। इससे पहले कि मैरी कुछ बोल पाती, रॉन ने तुरंत वो लेटर उठाया और देखने लगा कि आखिर ये लेटर किसने भेजा है। लेकिन उसे समझ नहीं आया कि आखिर लेटर आया कहां से है। उसने लेटर वाला लिफाफा वो फाड़ा ऊपर से और अंदर से लेटर निकालकर पढ़ने लगा। उसके अंदर लिखा हुआ था कि रॉन, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारी पत्नी का उसके स्कूल के सुपरिटेंडेंट
सुपरिटेंडेंट के साथ अफेयर चल रहा है और जितना जल्दी हो सके तुम उसे रुकवा दो, वरना तुम्हारी जान बहुत ज्यादा खतरे में आ जाएगी। जैसे ये चीज रॉन ने पढ़ी, रॉन सीधा भागते हुए अंदर अपनी पत्नी मैरी के पास गया और उससे पूछने लगा कि ये सब कुछ क्या है, तुम्हारा किसी स्कूल के सुपरिटेंडेंट के साथ अफेयर वगैरह चल रहा है क्या? मैरी ने समझाया कि नहीं रॉन, एक्चुअली बात यह है कि मुझे भी ऐसे 2 लेटर्स मिल चुके हैं, देखो जाकर तुम उस टेबल की दराज में पड़े हुए हैं, वहां से वो लेटर निकाल कर पढ़ो। मैंने तो जस्ट इग्नोर कर दिए थे क्योंकि मुझे पता है मेरा ऐसा कुछ है ही नहीं, तो मैं इनके ऊपर क्या ही ध्यान दूं, मुझे भी इनके अंदर धमकियां दी गई थी और ये जो लेटर तुम्हारे लिए आया है तुम्हें भी इसके अंदर धमकियां दी गई होंगी। रॉन ने कहा हाँ, इन्होंने लिखा हुआ है कि अगर मैंने सब कुछ नहीं रुकवाया तो मेरी जान खतरे में आ सकती है। लेकिन अब फिर से दोनों पत्नी पत्नी के बीच बहुत ज्यादा प्यार, दोनों के बीच में विश्वास, तो इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर विश्वास कर लिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है, तुम मेरे ऊपर विश्वास रखो, ऐसी अफेयर वाली कोई भी बात नहीं है। रॉन ये बोलकर अपने वो लेटर वहीं छोड़कर अपनी नौकरी के ऊपर निकल चुका था। मैरी भी थोड़ी देर बाद अपनी नौकरी के लिए अपने घर से बाहर निकली, सीधा स्कूल पहुंच चुकी थी। एक हफ्ता निकल चुका था और एक हफ्ते में रॉन का पूरा परिवार इस लेटर वाले सिस्टम को पूरा भूल गया, अपनी जिंदगी में कंटिन्यू कर रहा था। लेकिन एक हफ्ते बाद जैसे ही रॉन सुबह सुबह वापस अपनी नौकरी पर जाने के लिए अपने घर से बाहर निकला तो उसे फिर से एक और लेटर अपने ही घर की दरवाजे के आगे पड़ा हुआ दिखाई दिया। उसने फिर से वो लेटर उठाया, उसका वो लिफाफा फाड़ा, अंदर से पढ़ने लगा तो उसमें लिखा हुआ था कि रॉन, एक हफ्ता बीत चुका है पूरा, लेकिन तुमने अभी तक ध्यान नहीं दिया है, तुम्हारी पत्नी का अफेयर अभी भी उस सुपरिटेंडेंट के साथ चल रहा है, हमने तुम्हें भी वार्निंग दे दी, हमने मैरी को भी वार्निंग दी है, लेकिन दोनों में से तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। अब देखना, ना सिर्फ तुम्हारी जान बल्कि मैरी की जान भी खतरे में है और हम तुम्हारी जान तो लेंगे ही, इसके अलावा मैरी के बारे में जो उसका अफेयर है पूरी दुनिया को बताएंगे, उसके नाम के बिलबोर्ड्स वगैरह लगेंगे, सारे शहर में उसकी ये खबर फैल जाएगी कि उसका अफेयर इस सुपरिटेंडेंट के साथ चल रहा है। इस पॉइंट पर आकर मैरी और रॉन दोनों बहुत ज्यादा डर चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये बंदा है कौन जो हमें लेटर भेज रहा है। जिसके बाद इन दोनों ने सोचा कि क्यों ना हम इन लेटर्स को लेकर पुलिस के पास जाएं और उन्हें बताएं कि हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। बट वहां जाने से पहले इन दोनों के बीच में डिस्कस हुआ कि देखो पुलिस वालों को जाकर क्या बताएंगे कि आखिर में दिक्कत क्या है, हमारे साथ कोई क्राइम तो हुआ नहीं है, बस ये लेटर ही आ रहे हैं, अगर कुछ होगा तो हम पुलिस वालों को जरूर बताएंगे। इससे पहले कि हम पुलिस वालों के पास जाएं, हम आसपास में जितने भी हमारे पड़ोसी हैं उनको बताकर देखते हैं कि आखिर वो लोग इसके बारे में क्या कहते हैं। बट मैरी ने रॉन को समझाया कि अगर हम आस पड़ोस में बताएंगे तो हमारा ही लोग मजाक उड़ाएंगे कि देखो इनके पास क्या क्या हो रहा है, इनके घर में क्या क्या चल रहा है, इससे बढ़िया यह है कि हम अपने रिश्तेदारों में बताते हैं। तब रॉन ने कहा कि ठीक है, मैं अपनी बहन के साथ इस चीज को डिस्कस करता हूं। मैरी ने कहा बहुत बढ़िया है, तुम उसके साथ ही डिस्कस करो। अब रॉन ने तुरंत ही अपना लैंडलाइन फोन उठाया और अपनी बहन को कॉल किया। जैसे ये चीज रॉन की बहन ने सुनी, उसने अपने पति यानी कि रॉन के जीजा पॉल फ्रेशआवर को भी ये सब कुछ बता दिया कि उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। अब पॉल ने अपने छोटे भाई उसको भी ये सब कुछ बता दिया कि रॉन के घर पर ये सब कुछ हो रहा है। मतलब अब रॉन और मैरी के अलावा 3 और लोग थे, यानी कि रॉन की बहन, रॉन का जीजा और रॉन के जीजे का छोटा भाई। इन तीनों को भी पता था कि आखिर मैरी और रॉन के घर के अंदर ऐसे ऐसे लेटर्स आ रहे हैं और उनके घर के अंदर ये सब कुछ चल रहा है। अपने रिश्तेदारों को बताने के बाद भी इस चीज का कोई सुराग नहीं लग पा रहा था कि आखिर ये सारे लेटर्स आ कहां से रहे हैं। अब कुछ और हफ्तों का टाइम बीत चुका था। कुछ हफ्तों बाद अब लेटर्स आने बंद हो चुके थे। रॉन और मैरी सब शांत, उनको लग रहा था कि ये जो भी मजाक कर रहा था, जो भी बंदा था वो अब शांत हो चुका है और अब हमारी लाइफ नॉर्मली वापस चलती रहेगी। उन्होंने अपने रिश्तेदारों को भी बता दिया कि अब कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। देन सडनली एक शाम जैसे ही रॉन अपनी नौकरी करके पूरा अपने घर पर वापस आया, तभी उसका लैंडलाइन फोन बजने लगा। तो उसने तुरंत भागकर अपना वो लैंडलाइन फोन उठाया और पूछने लगा कि हाँ जी बताइए कौन बोल रहा है। बट सामने से जो भी व्यक्ति बोल रहा था, आज तक हमें पता नहीं चल पाया कि वो फोन आखिर किसका आया था। बट जो भी वो व्यक्ति बोल रहा था उसकी बातें सुनकर रॉन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। रॉन ने फोन पर रहते हुए ही उस व्यक्ति को गालियां देनी शुरू कर दी। उसको ये बोलने लगा कि अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आ या फिर मैं तेरे सामने आता हूं। पता नहीं उस व्यक्ति ने ऐसा क्या कहा रॉन को उस कॉल पर कि यहां पर रॉन ने तुरंत ही फोन रखा, वो भागकर सीधा अपने कमरे में गया, अपनी पिस्टल को अपने दराज से निकाला, अपनी पिस्टल के अंदर 6 की 6 गोलियां लोड करी, अपनी कमर में उस पिस्टल को लगाया और सीधा भागकर बाहर अपनी गाड़ी की तरफ गया। गाड़ी स्टार्ट करी, गाड़ी को घुमाकर उस आदमी से मिलने के लिए गया जहां पर उस व्यक्ति ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। अब ये बातें पता नहीं क्या हुई थी रॉन और उस व्यक्ति के बीच में जिसका फोन आया था, बट उससे रॉन बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था। इतना गुस्सा कि वो अपनी गाड़ी लेकर अपने घर से बाहर निकला। बट उसके कुछ ही मिनटों बाद
मैरी के पास वहीं के लोकल पुलिस स्टेशन से फोन आया कि आपके पति की गाड़ी ठुक चुकी है एक पेड़ के अंदर और उनकी ऑन द स्पॉट मौत हो चुकी है। जैसे ये चीज मैरी ने सुनी, उसको समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या हो गया। वो तो अभी बहुत ज्यादा गुस्से में बाहर निकले थे, अपने घर से किसी से मिलने के लिए गए थे, अचानक से उनका एक्सीडेंट कैसे हो गया। वो तुरंत अपने घर से निकलकर मौके पर पहुंची। वहां जाकर उसने देखा कि रोन की गाड़ी का एक्सीडेंट हो रखा है और रोन अभी भी अंदर ही गाड़ी में फंसा हुआ है, उसने दम तोड़ दिया है। आखिर रोन के साथ क्या हुआ? इसी स्पॉट पर खड़े होकर मैरी ने पुलिस वालों को बताया कि वो जब घर से बाहर निकले थे तब अपने साथ अपनी पिस्टल लोड करके अपने साथ लेकर गए थे। तो आप देखिए क्या उनकी पिस्टल भी उनके साथ ही पड़ी है नहीं, कहीं उसकी वजह से तो रोन के साथ ये सब कुछ नहीं हुआ। तब पुलिस वालों ने गाड़ी को बाहर निकलवाया और उस गाड़ी को चेक करने लगे और उसके अंदर वहां रोन की पिस्टल भी मिली। लेकिन उस पिस्टल से हाल ही में एक शॉट फायर किया गया था, उसके अंदर 5 गोलियां तो मौजूद थी, लेकिन अभी हाल ही में ये चलाई गई थी, यूज की गई थी। जैसे ये चीज पुलिस वालों ने नोटिस करी तो ये सोचने लग गए कि आखिर रोन ने किसके ऊपर वार किया था, किसके ऊपर उसने वो पिस्टल चलाई। और हो सकता है इस पिस्टल को चलाने के बाद ही उसका बैलेंस बिगड़ा हो और वो सीधा जाकर किसी पेड़ में ठुक गया। ऐसा पॉसिबली हो सकता था, बट किसके ऊपर वो पिस्टल चला रहा था, ऐसा कौन व्यक्ति था जो घर से निकलते ही वो उसको मारने के लिए आगे भाग रहा था। तब पुलिस वालों ने रोन की बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया और उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और ज्यादा हैरान कर देने वाली थी। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि रॉन ड्रंक एंड ड्राइव कर रहा था। जब उसने गाड़ी उठाई उस टाइम पर उसके शरीर में दारू मौजूद थी, वो दारू पीकर गाड़ी चला रहा था और उसी वजह से उसका संतुलन बिगड़ा, उसने जाकर सीधा पेड़ के अंदर ठोक दी और उसकी वजह से उसकी मौत हो गई। केस यहीं पर क्लोज, बात खत्म। बट मैरी जब सामने आई उसने बताया पुलिस वालों को कि जनाब, या तो आप मुझे ये बता दो कि रॉन के साथ आखिर क्या हुआ है, या फिर आप मुझे वो माल दे दो जिसे पीकर आप सेट होकर आपने ये रिपोर्ट बनवाई है डॉक्टरों को बोल के, क्योंकि हमें पता है हमारा परिवार का मेंबर था रॉन और आज तक रॉन ने कभी दारू को हाथ नहीं लगाया और आप ये बोल रहे हो कि रॉन ने ड्रंक एंड ड्राइव करी। ऐसा कैसे हो सकता है? जिस बंदे ने आज तक कभी दारू को देखा तक नहीं, वो ड्रंक एंड ड्राइव कैसे कर सकता था? और बिल्कुल इसी पॉइंट से ये पूरी की पूरी स्टोरी ऊपर से नीचे तक चेंज हो गई। जी हाँ, जैसे ही रोन की मौत को तकरीबन 3 से 4 दिन बीते, तभी 3 से 4 दिनों बाद जैसे ये पूरे के पूरे शहर वाले सुबह सुबह अपने घरों में उठे, उन्होंने अपने घर का दरवाजा खोला तो लगभग सभी शहर वालों के दरवाजों पर, उनके घरों के दरवाजों पर एक एक लेटर पड़ा हुआ था। तो जैसे ही उन्होंने वो लेटर उठाया, अंदर खोला, तो उन सभी लेटर्स के अंदर सिर्फ एक ही बात लिखी हुई थी। उसमें लिखा हुआ था कि रॉन की मौत की जिम्मेदार यहाँ सर्कल विले शहर की पुलिस है। यहाँ पुलिस वालों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था कि उनकी लापरवाही की वजह से रॉन की जान गई है। बट आपको पहले ही याद होगा कि ये लेटर्स पहले रॉन और मैरी को धमकाए जाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे, बट अब फिर से ये लेटर्स चेंज हो चुके थे। ऐसा आखिर क्यों हुआ? अब इस सिचुएशन में बेचारी मैरी के लिए अपने घर से निकलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका था, क्योंकि जैसे ही वो घर से बाहर निकलती, ना सिर्फ आस पड़ोस के लोग बल्कि पूरे के पूरे शहर के लोग उसे रोक रोक कर उसे बातें करने की कोशिश करते कि हाँ जी मैडम, बताइए कि आखिर आपके साथ ये सब क्या चल रहा है और ये सारे जो लेटर्स हमारे पास आ रहे हैं इन्हें कौन भेज रहा है, आप हमें डिटेल में बताइए। बट मैरी पहले ही परेशान थी, उसके पति की मौत हो चुकी थी, अब पूरे घर के अंदर वो अकेली पड़ चुकी थी, उसको भी अपने बच्चों का ध्यान रखना था। तो वो इन चीजों से परेशान होकर सभी को बता दिया कि प्लीज मुझसे इन सब के बारे में बात मत करो, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, मुझे मेरा कमाने दो और आराम से खाने दो। फाइनली 1983 का टाइम आ चुका था, तकरीबन 7 साल बीत चुके थे और इन 7 सालों के अंदर भी ये लेटर्स आने शांत नहीं हुए। ये लेटर्स अभी भी लोगों के पास आए दिन कभी ना कभी किसी के पास आ ही जाते थे। बट 1983 में फाइनली मैरी लोगों के सामने आई और सभी के सामने कन्फेस किया कि जो उन लेटर्स के अंदर लिखा हुआ था वो सब कुछ सच नहीं था। बट उसके बाद सच हो गया। उस लेटर में लिखा हुआ था कि तुम्हारे स्कूल के सुपरिटेंडेंट के साथ अफेयर चल रहा है। बट जिस टाइम पर लेटर आया था उस टाइम पर नहीं था। जिस दिन ये लेटर आया उससे अगले दिन वो लेटर उसने ले जाकर अपने स्कूल के सुपरिटेंडेंट को दिखाया था कि जनाब, आपके और मेरे बारे में ऐसी ऐसी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, पता नहीं कौन है जो उड़ा रहा है। और उसके बाद से ही मैरी का और उसके स्कूल के सुपरिटेंडेंट के बीच में अफेयर शुरू भी हो गया। और ये अफेयर तब तक चला जब तक रॉन की मौत नहीं हो गई। सोच कर देखिए आप, काफी हफ्तों तक उनका यह अफेयर चला। बट जैसे ही रॉन की मौत हुई, यहाँ मैरी बहुत ज्यादा डर चुकी थी। उसने स्कूल के सुपरिटेंडेंट से अपने अफेयर का ब्रेकअप कर रहे ये बोलकर कि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, कहीं मेरे साथ या फिर आपके साथ कुछ ना हो जाए, हमें एक साथ नहीं रहना चाहिए। वो इसीलिए ये सब कुछ एडमिट कर रही थी कि उस लेटर के अंदर ये लिखा होता था कि मैरी आकर सभी के सामने कॉन्फेस करे कि हाँ, उसका यह अफेयर चल रहा था स्कूल के सुपरिटेंडेंट के साथ। तो फाइनली आकर अब 1983 में मैरी ने सबके सामने कॉन्फेस कर लिया कि हाँ, मेरा ये अफेयर चल रहा था स्कूल के सुपरिटेंडेंट के साथ, सिर्फ इस उम्मीद में कि ये एडमिट करने के बाद ये लेटर्स आने सभी के पास बंद हो जाएंगे और मेरी जिंदगी अब आराम से चलेगी। लेकिन यहां मैरी पूरी तरीके से गलत थी।
ये एडमिट करने के बाद से ही मैरी के बारे में बहुत सारी बातें लोगों के बीच में फैल चुकी थी कि आखिर अभी भी मैरी सच बोल रही है या नहीं, क्या पता अभी भी उसका अपने स्कूल के सुपरिटेंडेंट के साथ अफेयर चल रहा हो, सच कौन ही जानता है। बट इसी 1983 में ये एडमिट करने के कुछ ही दिनों बाद जब एक दिन सुबह सुबह मैरी अपनी गाड़ी उठाकर अपने स्कूल जा रही थी, तो जैसे ही वो अपने मेन हाईवे पर चढ़ी, सामने एक बिल बोर्ड लगा हुआ था और उस बिल बोर्ड पर बहुत ही बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था मैरी इज ए चीटर। और साथ ही मैरी की एक बहुत ही बड़ी फोटो भी उस बिल बोर्ड के ऊपर लगी हुई थी। ना सिर्फ फोटो लगी हुई थी बल्कि उस बिल बोर्ड के जो नीचे खंबा होता है उस खंबे के बराबर में एक बहुत ही बड़ा बॉक्स भी रखा हुआ था। तो जैसे ही मैरी ने ये चीज देखी, उसको बहुत ही ज्यादा झटका लगा कि उसके बारे में सब कुछ क्या लिखा हुआ है। उसने अपनी गाड़ी उस बिल बोर्ड के बराबर में रोकी, गाड़ी से नीचे उतरकर वो उस खंबे के पास गई, इधर उधर देखने लगी कि आखिर यहाँ कोई व्यक्ति है तो नहीं जिसने पूरा बिल बोर्ड लगाया हो। वो इधर उधर पूछताछ भी करने लगी, उसने लोगों से भी रुकवा कर पूछा कि ये बिल बोर्ड कब लगाया गया है, रात को क्या आपने देखा था या नहीं, अगर आप यहाँ से गुजरे हो। तो सभी ने मना कर दिया कि नहीं, हमें तो नहीं पता कि आखिर ये बिल बोर्ड कब लगाया गया। बट जैसे ही मैरी ने वो बिल बोर्ड के नीचे रखा वो बॉक्स उठाया, वो अजीब सा बॉक्स, उस बॉक्स को उठाते जैसे उसने खोला, शुक्र है जिस टाइम पर मैरी वो बॉक्स खोल रही थी उस टाइम पर बॉक्स को खोलने की डायरेक्शन मैरी की गलत थी। अगर सही होती यहाँ डायरेक्शन तो मैरी लिटरली उसी टाइम पर मौत के मुंह में समा जाती। जी हाँ, उस बॉक्स के अंदर एक मैकेनिज्म सेट किया गया था और उस मैकेनिज्म के अंदर एक गन लगी हुई थी। उसके अंदर तारों का ऐसा जाल बिछाया गया था कि अगर जो भी व्यक्ति इसको सामने से रखकर कुछ इस तरीके से अपने सामने खोलेगा तो एक गन अंदर से उठेगी, वो तार अंदर से खींचेगा और ट्रिगर दबेगा और सीधा सामने खड़ा व्यक्ति उस गोली से मारा जाएगा। बट यहाँ पर मैरी ने उस बॉक्स को थोड़ा टेढ़ा खोला था, तो जैसे उसने वो बॉक्स खोला वो गोली चली और सीधा सामने की तरफ गई, वो किसी और डायरेक्शन में गई। यहाँ मैरी बच चुकी थी। गोली चलते ही मैरी ने तुरंत वो बॉक्स नीचे की तरफ फेंका। पुलिस वालों को कॉल करके मौके पर बुलाया गया। पुलिस वालों ने उस बॉक्स को अपने कब्जे में लिया, उसके अंदर से वो गन बाहर निकाली और देखने लगे कि हाँ भाई ये बता गन किसकी है। बट यहाँ मैरी ने कहा कि मुझे नहीं पता ये गन आखिर किसकी है। पुलिस वालों ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, इस गन के ऊपर से बेशक ये जो अक्षर है, इस गन का सीरियल नंबर है, इसको मिटाने की बहुत ही कोशिश की गई है, फिर भी अभी कुछ कुछ नंबर साफ दिखाई दे रहे हैं। इन नंबरों की वजह से हमें ट्रेस कर लेंगे कि आखिर ये गन किसकी है। अब इसी पॉइंट से स्टोरी बहुत ही ज्यादा अजीब सी बन जाएगी। तो जैसे ही पुलिस वालों ने उस सीरियल नंबर के थ्रू उस गन को ट्रेस करना शुरू किया कि आखिर इसका मालिक कौन है, तो वो सीधा पॉल फ्रेश आवर के घर पर पहुंचे। जी हाँ, ये वही पॉल फ्रेश आवर था जो उसकी बहन का पति यानी कि रॉन का सगा जीजा। ये गन उसी की थी जिस गन से अभी अभी मैरी के ऊपर वो गोली चलाई गई थी, लेकिन उसमें मैरी बच चुकी थी। तो जैसे ही पुलिस वाले पॉल फ्रेश आवर के घर पर पहुंचे, उसको झपने के लिए सीधा उसको बैठाकर गाड़ी के अंदर डाला गया और गाड़ी सीधा चाँव चाँव करते हुए पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी थी। वहां ले जाकर पॉल से पूछताछ की गई कि हाँ भाई बताइए, तुम्हारी बंदूक हमें यहाँ पर मिली है और इससे तेरा क्या लेना देना है। तो पॉल ने बताया कि जनाब, मेरी बंदूक तो काफी टाइम पहले चोरी हो चुकी थी, बट मैंने इसकी रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में नहीं लिखवाई, ये सोचकर कि कोई दिक्कत नहीं है, आज नहीं तो कल ये बंदूक मेरी घर में ही होगी, वापस मिल जाएगी। बट पुलिस वाले तो पुलिस वाले हैं, उन्होंने कहा नहीं बाबूजी, हमें पता है ये सारा कुछ काम, ये लेटर्स वगैरह भेजने का सारा काम अब आप ही कर रहे हो। आप ही की बंदूक से मैरी के ऊपर गोली चलाने की कोशिश की गई थी, हो सकता है आप ही ने अपने साले यानी कि रॉन का मर्डर किया हो, बट किस मोटिव से? यहाँ पॉल भी यही पूछ रहा था सभी पुलिस वालों से कि बाबूजी मैंने मान लिया कि सब कुछ मैंने किया है, बट कोई मोटिव भी तो होना चाहिए, मेरा ये सब कुछ करने से क्या मिल जाएगा मुझे? तो पुलिस वालों ने कहा चलो ठीक है, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, तुमने सब कुछ नहीं किया, अपनी हैंड राइटिंग में कुछ हमें लिख कर दिखाओ। तो जैसे ही उसने अपनी नॉर्मल हैंड राइटिंग में कुछ लिखा और पुलिस वालों ने लोगों से, अलग अलग लोगों से वो लेटर्स मंगवाए जो उनके घर पर आ रहे थे। अब क्योंकि वो सारे लेटर्स हैंड रिटन थे, हाथों से लिखे गए थे, तो पुलिस वालों ने पॉल की और उन लेटर्स की हैंड राइटिंग को मैच करना शुरू कर दिया। बट वो कुछ हद तक यहाँ मैच भी हो रही थी, पूरी मैच नहीं हुई, कुछ हद तक मैच हो रही थी। और इसी बिहाफ पर ये सबूत बनाकर पुलिस वालों ने पॉल को सीधा कोर्ट में पेश किया गया। और यहाँ जज देखिए, जज ने भी बिना कुछ और सबूत मांगे पॉल को 7 से 20 सालों की गैर जमानती सजा सुना दी। सोच कर देखिए, अब उसे मिनिमम 7 सालों तक तो जमानत मिलने का कोई उम्मीद ही नहीं थी, उसको सीधा उठाकर जेल में डाल दिया गया। पॉल अब जेल के अंदर मौजूद था। सभी को लग रहा था कि पॉल ये सब कुछ कर रहा है, उसी ने अपने साले रॉन का मर्डर किया है और उसी ने अपनी साले की पत्नी यानी कि मैरी को भी मारने की कोशिश की है। बट वो उसमें अंदर फेल रहा और वही था जो ये सब कुछ लेटर्स वगैरह भेज रहा था। वो अब जेल में है, तो लोगों को लगा कि अब लेटर्स वगैरह नहीं आएंगे। बट
वो पूरी तरीके से गलत थे। पॉल जो कि अब जेल में है, बट फिर भी पूरे के पूरे सर्कल विले गांव में सभी के घरों पर लगातार लेटर्स आते ही रहे और उन सभी लेटर्स के अंदर सिर्फ यही लिखा हुआ था कि यहाँ पुलिस वालों की गलती है। उनको समझ नहीं आया अभी तक कि ये सब कुछ कौन कर रहा है, वो जस्ट इस केस को कवर अप कर रहे हैं। बट सोच कर देखिए आप, अब ये लेटर्स भेज कौन रहा था? सभी को ये लग रहा था कि पॉल भेज रहा है। पॉल तो अब जेल में है, वो जेल में रहकर तो ये लेटर्स भेज नहीं सकता। ये लेटर्स फिर भी कोलंबस ओहायो से यहाँ आ रहे थे, फिर भी पुलिस वालों ने यहाँ विश्वास ही नहीं किया कि ये सब कुछ पॉल नहीं कर रहा। वो बार बार पुलिस वालों को ये समझा रहा है कि जनाब मैं तो यहाँ जेल में बैठा हूँ, अब आप बताइए कि लेटर्स कौन भेज रहा है। फाइनली जब 7 साल बीते, बेचारे पॉल ने जेल में रहते हुए अपने 7 साल निकाले और 7 सालों बाद उसने पैरोल के लिए अप्लाई किया। उसको कोर्ट में पेश किया गया जज के सामने, लेकिन जज ने ये कहकर पॉल की जमानत को खारिज कर दिया कि नहीं, हम तुम्हें अभी बाहर नहीं छोड़ सकते क्योंकि हमें पता है तुम जेल के अंदर रहते हुए भी ये लेटर्स वहां पूरे लोगों के सामने भेज रहे हो। अब ये कैसे भेज रहे हो ये हमें भी नहीं पता। ये बात सुनकर पॉल ने जज साहब को कहा कि जनाब अगर आप शाम को फ्री हो तो आप मेरी सेल के अंदर आना, दोनों बैठकर आराम से माल फूकेंगे, क्योंकि मुझे पता है आप ये जो फैसला सुना रहे हो ये आप माल फूक कर ही सुना रहे हो, क्योंकि कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति तो ये छोटी सी बात तो समझ ही सकता है कि जेल के अंदर बैठकर वो लेटर्स कैसे भेज सकता था। और जैसे ही यहाँ पॉल की जमानत खारिज हुई, उसको वापस फिर से 3 साल और के लिए जेल के अंदर डाल दिया गया। और जैसे ही वो अपने अगला दिन, पहला दिन इन 3 सालों का बिता रहा था अपने जेल के अंदर, यहाँ पॉल को भी जेल में रहते हुए एक लेटर रिसीव हुआ और उस लेटर के अंदर लिखा हुआ था कि हमें पता है पॉल तुमने सब कुछ नहीं किया, यहाँ सिर्फ गलती पुलिस वालों की है कि वो इस चीज को सिर्फ कवर अप कर रहे हैं, बट हम जितना ज्यादा हो सकेगा हम तुम्हें जेल में ही रखेंगे, तुम्हें बाहर नहीं आने देंगे। नीचे हंसने का साइन बनाया गया था। ये चीज देखते ही पॉल खुद भी हैरान। उसने कहा पुलिस वालों की कि जनाब एक बार इधर आओ, मेरे पास आओ और लो, देख लो, इसको पढ़ लो आराम से, इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। और तुम कह रहे थे कि ये लेटर्स मैं भेज रहा हूँ, मैं तो खुद यहाँ पर तुम्हारी तरह एक रिसीवर हूँ, मुझे भी ये लेटर मिला है। सो फाइनली आने वाले 3 और सालों तक पॉल जेल के अंदर ही रहा और 3 सालों बाद उसने फिर से अपनी जमानत के लिए अप्लाई किया। और अब क्योंकि पिछले काफी टाइम से कोई लेटर यहाँ किसी भी व्यक्ति को शहर में रहते हुए रिसीव नहीं हुआ था, तो जज साहब ने कहा कि ठीक है अब तुम शांत हो तो हम तुम्हें जमानत के लिए बाहर भेज रहे हैं, तुम अपनी जमानत ग्रांट करवा सकते हो। तो पूरे 10 सालों तक जेल में रहने के बाद पॉल को जेल से बाहर निकाला गया और फाइनली 10 सालों बाद वो अपने घर पर गया। अब आप सोचकर देखिए 1993 में वो जेल से बाहर निकला था और 1993 से 2012 तक, जब तक उसकी मौत नहीं हो गई, पूरे के पूरे इन 20 सालों के आसपास का टाइम बीत चुका है। इन 20 सालों तक बेचारा पॉल अपनी मौत वाले अंतिम दिन तक भी यही कहता रहा कि मैं नहीं था जिसने वो लेटर्स भेजे थे। वो आस पड़ोसियों के ऊपर सारा दिन यही समझाता रहता कि मैंने सिर्फ 10 साल अपनी जिंदगी के इन लेटरों के चक्रों में अपने जेल के अंदर बिता दिए हैं, जो काम मैंने कभी किया ही नहीं है। सो फाइनली 1993 में जब ये पॉल बाहर आया था जेल से, तब इस केस के बारे में वहीं के एक बहुत ही पॉपुलर टीवी शो अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ने इस केस को कवर करने की कोशिश करी। उनको लग रहा था ये तो बहुत ही अमेजिंग केस है, इसके बारे में तो सबको बताना चाहिए। तो उन्होंने इस केस के बारे में इंफॉर्मेशन जुटानी शुरू कर दी। तो जैसे ही वो इंफॉर्मेशन जुटा रहे थे, यहाँ अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज के क्रू के पास भी एक लेटर रिसीव हुआ। उसके अंदर लिखा हुआ था, वो भी सेम लेटर कोलंबस ओहायो से आया था। किसने भेजा था ये पता नहीं, ना ही कोई रिटर्न एड्रेस उस लेटर के ऊपर लिखा हुआ था। जस्ट उस लेटर के अंदर ये लिखा हुआ था कि देखो तुम लोग ये शो तो बना रहे हो, तुम इसके बारे में पूरा जानकारी भी जुटाओगे, बट थोड़ी लिमिट में रहकर करना। अगर तुम हमारे पास यहाँ कोलंबस ओहायो आओगे कभी इस केस की जानकारी जुटाते जुटाते, तो तुमको अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। इसको धमकी मानो या फिर इसको वार्निंग मानो, अब सोच समझ के इस शो को आगे बढ़ाना। तो जैसे ये चीज़ उन सभी लोगों ने पढ़ी, पूरे क्रू ने पढ़ी, स्टाफ मेंबर्स ने पढ़ी, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक बार जाकर देखें तो सही कि आखिर ये पूरी भसड़ क्या है। बट वो जैसे ही उस पूरे केस को जांचने के लिए इस पूरे शहर में गए, कोलंबस ओहायो में भी गए, उनको वहाँ कुछ नहीं मिला। तो वो सीधा मैरी के पास गए, यानी कि जिसके पास ये सबसे पहले लेटर आने शुरू हुए थे। तो उन्होंने जाकर मैरी से बात करी कि हाँ हमें बताइए कि सब कुछ आगे क्या हुआ था। तो मैरी ने सब कुछ बताया एक्सेप्ट एक चीज जो उसने पहले पुलिस वालों को नहीं बताई थी, बट अब वो इन स्टाफ मेंबर्स को बता रही थी। तो उसने बताया कि जिस दिन वो अपनी गाड़ी लेकर अपने स्कूल जा रही थी और उसको वो बिलबोर्ड के नीचे वो बॉक्स रखा हुआ मिला था, तो जैसे ही उसने वो बिलबोर्ड देखा था, उस टाइम पर वो काफी दूर थी, अपनी गाड़ी में थी और सामने से उसको वो बिलबोर्ड दिखाई दे रहा था हाईवे पर लगा हुआ। तो जैसे उसका वो ध्यान बिलबोर्ड
पर गया और जैसे ही उसने अपनी वो गाड़ी लेफ्ट साइड में उतारी उस बिलबोर्ड को देखने के लिए पास से, उस टाइम पर एक आदमी अपनी पीले रंग की एल कमीनो नाम की गाड़ी के बाहर खड़ा हुआ था, आराम से अपना कूल्हे टिका कर उस गाड़ी के ऊपर खड़ा हुआ था आराम से। और जैसे ही मैरी ने अपनी गाड़ी उस गाड़ी के पास लगाई, उस मैरी को देखते ही तुरंत वो आदमी अपनी पीले रंग की एल कमीनो गाड़ी में बैठा और वहां से खींच गया, वहां से भग लिया। लेकिन मैरी उस टाइम पर उस बिलबोर्ड वाले इंसिडेंट में बिजी थी, तो उसने ज्यादा कुछ नोटिस नहीं किया कि आखिर वो आदमी था कौन, उसको देखते ही क्यों भगा। बट मैरी ने फाइनली एक डिस्क्रिप्शन दिया कि आखिर वो आदमी कौन हो सकता है, उसके रंग रूप के बारे में बताया, उसकी उम्र के बारे में बताया कि इतने इतने साल का वो हो सकता था। अब आप यहाँ पर देखिए, आपके अकॉर्डिंग ये केस अनसॉल्व्ड है, बट वहां की पुलिस वालों के अकॉर्डिंग ये केस सॉल्व्ड है। पॉल फ्रेशहावर ही था जिसने सब कुछ ये किया था, मैरी के साथ, पूरे लोगों के साथ, और रॉन का भी मर्डर उसी ने किया। तो इस केस के पीछे पॉल फ्रेशहावर ही था और उसको किए की सजा भी मिली और एंड में वो 2012 में मर भी गया। बट फिर भी ये केस कहीं ना कहीं अनसॉल्व्ड ही है। अभी तक हमें पॉल फ्रेशहावर के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले और हम अभी तक ये भी नहीं जान पाए थे कि आखिर वो आदमी था कौन जो उस एल कमीनो के बाहर खड़ा था और मैरी को देखकर वहां से भग लिया। सो यहाँ पर इन अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज वालों ने 3 और सस्पेक्ट निकाले जो ये सारा काम कर सकते थे। जी हाँ, सबसे पहला सस्पेक्ट वही स्कूल का सुपरिटेंडेंट हो सकता है। वो मैरी के साथ काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गया हो और उसने मैरी को पाने के लिए सब कुछ किया हो। इसके अलावा एक और स्कूल में काम करने वाला वहीं का एक कर्मचारी जो कि मैरी को पहले ही अप्रोच कर चुका था, उसको प्रपोज कर चुका था। मैरी ने बाद में ये चीज अनसॉल्व्ड मिस्ट्री शो वालों के सामने रखी कि स्कूल का ही एक कर्मचारी जिसने उसको अप्रोच किया था और उसके सामने प्रपोजल भी रखा था रिलेशनशिप में आने का। हो सकता है वो उसके साथ कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड हो गया हो और उसने सब कुछ किया हो सिर्फ और सिर्फ मैरी को पाने के लिए। तीसरा, पॉल फ्रेशहावर की पत्नी यानी कि रॉन की सगी बहन, वो भी तो यहाँ पर एक बहुत ही पोटेंशियल सस्पेक्ट हो सकती थी। क्यों हो सकती थी और क्यों वो आज भी सस्पेक्ट है, ये अब आपको पता चलेगा मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग। जी हाँ, 1983 में जैसे ही बेचारा पॉल जेल में गया, उसके बाद से ही रॉन की बहन का एक और लड़के के साथ वहीं चक्कर शुरू हो गया, उसका फिर वहां पर चलना शुरू हो चुका था। और जो डिस्क्रिप्शन मैरी ने अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज को दी उस व्यक्ति के बारे में जो कि उस येलो एल कमीनो गाड़ी के बाहर खड़ा हुआ था, आराम से कुले लगाकर उस बिलबोर्ड के नीचे, और मैरी को देखकर भाग गया था, वो डिस्क्रिप्शन यहाँ रॉन की बहन के बॉयफ्रेंड से बिल्कुल मैच कर रही थी। हाइट भी, वेट भी, शक्ल भी, उसके बाल वगैरह, वो सब कुछ रॉन के बहन के बॉयफ्रेंड से मैच कर रहा था। और तो और यहाँ रॉन की बहन का बॉयफ्रेंड जो था, उसके रिश्तेदारों में एक रिश्तेदार के पास येलो एल कमीनो भी थी। तो हो सकता है यहाँ रॉन के बहन के बॉयफ्रेंड ने ही अपने रिश्तेदार से वो येलो एल कमीनो ली हो, मांग कर ली हो, और वो उसी एल कमीनो को लेकर इस बिलबोर्ड के नीचे खड़ा हो, मैरी का वेट कर रहा हो। शायद हो सकता है वो मैरी को अपनी आंखों से मरता देखना चाहता था। अभी तक मोटिव समझ नहीं आया कि आखिर इस पूरे केस के पीछे मोटिव क्या है, कौन क्या करना चाहता है। इस पूरे केस में एक व्यक्ति की जान गई, हो सकता है एक्सीडेंट से गई हो, या फिर हो सकता है किसी ने जानबूझकर यहाँ रॉन का मर्डर किया हो उसकी गाड़ी के साथ कुछ करके, बट पता नहीं क्या हुआ। ये केस आज भी अनसॉल्व्ड है। आज भी वहां के लोगों को कुछ कुछ लेटर्स इस तरीके के मिलते रहते हैं, बट आज तक ये समझ नहीं आया कि आखिर वो लेटर थे किसके, कौन उनको भेज रहा था। मेरे ख्याल से पॉल फ्रेशहावर तो इसमें बिल्कुल इनोसेंट था, उसकी कोई गलती नहीं थी। जस्ट उसकी एक गलती थी कि उसकी बंदूक जो थी वो चोरी हो चुकी थी, और वही चोरी की गई बंदूक इस मिस्ट्री मैन ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करी और इसमें पॉल फ्रेशहावर बेचारा फंस चुका था। उसने 10 साल जेल बिना बात के काटी, रॉन बेचारा बिना बात के मारा गया, और मैरी की भी जो इज्जत उछली वो भी बिना बात के उछली। लेकिन बाद में वो उस सुपरिटेंडेंट के साथ अफेयर में आ गई थी, वो बात अलग है, बट पहले तो फालतू में ही उछली थी। दूसरी बात, पॉल फ्रेशहावर इसमें नहीं हो सकता क्योंकि वो जेल के अंदर था, और जेल के अंदर रहकर बाहर लेटर्स कौन भेज सकता है या आज तक नहीं पता। ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और आज भी 2012 में पॉल फ्रेशहावर की मौत हो चुकी थी, अब 11 साल बीत चुके हैं, अब भी कभी ना कभी वो लेटर्स किसी ना किसी को मिल ही जाते हैं। कौन भेज रहा है, क्यों भेज रहा है, आज तक समझ नहीं आया। खैर, ये पूरी की पूरी मिस्ट्री आपको सोल्व करनी है। मैंने आपको पूरा का पूरा ड्रामा बता दिया है, पूरा का पूरा बहुत ही कमाल का एपिक ड्रामा वहां पर ये चल रहा है, और ये आपको पता होना चाहिए था। तो मैंने आपको ये सब कुछ बता दिया है। अब आपको ये पता लगाना है कि आखिर इस केस के अंदर क्या चल रहा है। आप इससे बिल्कुल अपडेट रहिए, और अगर अपडेट रहना है तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस केस के अंदर जो भी अपडेट आएगा मैं वहां पोस्ट करूंगा, और साथ ही आप मुझसे इस केस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर ही, और वहां पर मैं इसी तरीके की स्टोरीज को रील्स फॉर्मेट में डालता हूं। तो आप मेरे इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट सोनम गोपाल राजपूत को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।